नमस्कार, मेरा नाम दिव्या नागपाल है और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे शो स्वास्थ्य संजीवनी में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्वास्थ्य संजीवनी में हम ऐसे रोगों के बारे में चर्चा करते हैं जो बहुत ही कॉमनली आजकल देखने को मिलते हैं। ऐसे रोग जिनसे पीड़ित और परेशान लोगों की संख्या बेहद ही ज़्यादा है। पहले के हमारे स्वास्थ्य संजीवनी के एपिसोड में हमने ऐसे ही कॉमन डिजीजेस के बारे में बात की थी, जैसे कि डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, गठिया, पेट के रोग, हृदय रोग। हमारे आखिरी एपिसोड में हमने वर्षा ऋतु में होने वाले रोगों के बारे में चर्चा की थी। जी, आजकल बारिश का मौसम है, तो कौन से वर्षा ऋतु में रोग होते हैं और उनका घरेलू उपचार क्या है, ये हमने अपने आखिरी के एपिसोड में डिस्कस किया था हमारे विश्वसनीय डॉक्टर अतुल के साथ। हमारा मकसद स्वास्थ्य संजीवनी के माध्यम से लोगों को सही जानकारी देना है। जानकारी के अभाव में लोग गलत निर्णय ले लेते हैं और अपने स्वास्थ्य को और ज्यादा खराब कर लेते हैं। और जो हमारा दूसरा मकसद है कि आजकल छोटी सी बीमारी, सर्दी जुकाम से लेकर गंभीर बीमारियों में भी लोगों की एलोपैथी पे डिपेंडेंसी बढ़ गई है। हम स्वास्थ्य संजीवनी के माध्यम से लोगों को एक बार फिर से जागरूक करना चाहते हैं कि आज भी हम आयुर्वेद से, घरेलू उपचार से और होम्योपैथी से उनका बहुत सुंदर तरीके से उपचार कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। हमारी स्वास्थ्य संजीवनी की कड़ी में आज हम एक कड़ी और जोड़ने वाले हैं और हम बात करने वाले हैं किडनी के रोगों के बारे में। किडनी हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमारे शरीर में रक्त शोधन करती है, यानी ब्लड प्यूरिफिकेशन करती है। ये विषैले तत्वों को खून से निकालकर और अनावश्यक पानी को खून से निकालकर यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर के बाहर धकेलती है। आजकल लाखों लोग किडनी के रोगों की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं और सबसे खतरनाक पहलू जो किडनी के रोगों का है कि किडनी की बीमारी का हमें तब पता लगता है जब हमारी किडनी 60 से 65% तक डैमेज हो जाती है। किडनी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमारे ब्लड प्रेशर को रखती है, कंट्रोल रखती है, हमारी बॉडी का केमिकल बैलेंस भी मेंटेन करके रखती है। इसकी बीमारी जल्दी पकड़ में नहीं आती है, तो सावधानी रखना बेहद ज़रूरी है। तो आज हम डॉक्टर अतुल से चर्चा करने वाले हैं कि क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए ताकि हम अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकें। और हम साथ ही साथ जानेंगे किडनी के छोटे-छोटे बातों के बारे में, किडनी से होने वाले रोगों के बारे में, उनके लक्षण और उनके उपायों के बारे में। चलिए, आज का हम एपिसोड शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप अपने कमेंट्स में अपने सुझाव रख सकते हैं और हमारे चैनल को, मंगलमय डिजिटल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर अतुल का एक बार फिर से हमारे शो में। नमस्कार डॉक्टर अतुल, आपका हमारे शो में बहुत-बहुत नमस्कार। स्वागत है। नमस्कार नमस्कार बहन जी और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसे स्वास्थ्य संजीवनी में हम अलग अलग बीमारी के बारे में भी काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं और इसी कड़ी में जैसे आज जैसे आपने बताया कि एक महत्वपूर्ण अंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि है किडनी। किडनी जी, एक हमारे शरीर का समझ लो एक फिल्टर प्लांट है। फिल्टर प्लांट का क्या काम होता है? एक फिल्टर प्लांट का कोई भी दूषित द्रव्य बाहर करना और उसको शुद्ध करना। पानी है तो पानी को दूषित पानी का दूषित द्रव्य बाहर करके पानी को शुद्ध करना है, तो वाटर फिल्टर प्लांट का काम हो गया। इसी तरह से हमारे शरीर में एक फिल्टर प्लांट जो भगवान ने नेचुरली जो बिठाया है, वो है किडनी। किडनी एक बीन शेप ऑर्गन होता है। बीन्स जैसे बीन्स होती है अपनी, जैसे सब्जी में जैसे बीन्स होती है, बीन्स शेप हमारे शरीर में किडनी होती है साइज की। और ये हमारे कमर के पीछे मतलब हमारे बैक में, जैसे पीठ के थोड़ा सा नीचे कमर में, कमर की तरफ पीछे और उसका लोकेशन होता है। दोनों रीढ़ के अपनी जो रीढ़ की जो करोड़रज्जु होती है, जिसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, उसके अगल-बगल
थोड़ा ऊपर-नीचे होता है, एक किडनी लेफ्ट किडनी ऊँची और लेफ्ट राइट नीचे, इस तरह से थोड़ी-सी ऊपर-नीचे किडनी होती है। ये सब नेचुरल होता है। तो ये जो फ़िल्टर प्लांट, अभी किडनी का काम क्या है? किडनी का काम जो हमारे शरीर में जो दूषित द्रव्य जैसे यूरिया, यूरिक एसिड और हमारे शरीर में ऐसे कई तत्व होते हैं, जैसे बाय प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे, जैसे कोई भी कंपनी में कोई चीज़ बनती है, तो उसका बाय प्रोडक्ट होता है। उसका जो वेस्ट होता है, तो वेस्ट बनता है तो उसको स्वाभाविक है उसको साफ करना पड़ता है। उसी तरह से हमारे शरीर में भी बहुत सारी रिएक्शंस होती है। हम जो पानी पीते हैं, हम जो खाना खाते हैं, उसमें भी वाटर कंटेंट होता है। उसमें जो कुछ ऐसे अनवांटेड जो एलिमेंट्स होते हैं, जो बॉडी के लिए हानिकारक हो सकते हैं, हानिकारक मतलब उसके लेवल से ऊपर अगर वो शरीर में सैचुरेट हो जाते हैं, तो वो शरीर को घातक हो सकते हैं। तो उसको फ़िल्टर करने का काम, बाहर फेंकने का काम करते हैं किडनी। बहुत सारे ऐसे घटक होते हैं। कॉमनली यूरिया, यूरिक एसिड होते हैं और हमारे शरीर में पोटेशियम की लेवल नॉर्मल होना चाहिए, सोडियम की लेवल नॉर्मल होना चाहिए। ऐसे जो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जिसको कहते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस ये किडनी बनाती है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर इम्बैलेंस हो जाए कभी, अगर वो इम्बैलेंस हो जाए, तो हमारे फिर ऑर्गन्स पे लोड पड़ना शुरू होता है। तो ऐसे कई कंडीशंस है ऐसे कि जो उस कंडीशंस में हमारे किडनी में थोड़ा लोड आ सकता है। पर अभी आजकल के मैं ज़रूर दर्शकों को ये कहूँगा कि आजकल कॉमनली सबको पता है, मैं तो कहूँ लगभग सबको पता है कि क्रिएटिनिन नाम का लगभग सभी ने नाम सुना होगा। भई क्रिएटिनिन बढ़ गया मतलब किडनी खराब। हाँ जी, अभी लगभग ऐसा ही है सभी को कि क्रिएटिनिन बढ़ जाए तो किडनी खराब, ये लगभग लोगों को ऐसा मानना होता है। पर मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि किडनी खराब में क्रिएटिनिन बढ़ता है एकदम बर ठीक बात है। पर ऐसे और भी कई कंडीशंस हैं, और भी ऐसे कई कंडीशंस हैं जिसमें क्रिएटिनिन बढ़ सकता है। जैसे वायरल इन्फेक्शन अगर हो, जी, अगर वो ज़्यादा लंबे समय चला, तो भी क्रिएटिनिन लेवल हमारी बढ़ सकती है। अगर जो कोई मस्कुलर हो, जो कोई व्यक्ति वैस्कुलर हो, मस्कुलर और वो कुछ ऐसा कर एक्सरसाइज़ करता हो या कुछ ऐसा मस्कुलेचर हो, उसके में भी कभी-कभी क्रिएटिनिन बढ़ते हुए देखा है। कई बार ऐसे अगर हॉस्पिटलाइज़ कोई लोग होते हैं, वो कोई ड्रग्स खाते हैं, बहुत सारे मतलब मेडिकेशंस जो उनको दिया जाता है हॉस्पिटल की तरफ से उनकी बीमारी के लिए। अगर वो ज़्यादा अगर लेने से भी बॉडी थोड़ा अपनी प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए क्रिएटिनिन बढ़ाती है, तो उस कंडीशन में क्रिएटिनिन बढ़ सकती है। हालाँकि उसमें किडनी पर भी असर होता है, तो मतलब प्रॉपर किडनी पे असर होके किडनी खराब होने का चांसेस तो होते ही हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि केवल क्रिएटिनिन का ही एक ज़रिया पकड़ के किडनी को है या नहीं ऐसा करते हैं। पर मैंने मैंने खुद ऐसे पेशेंट हैंडल किए हैं, मेरे पास ऐसे पेशेंट्स हैं कि जिनका यूरिन आउटपुट मतलब जिनका पेशाब एकदम ठीक से हो रहा है, उनको कोई बाकी सिम्पटम्स नहीं है, पर उनका क्रिएटिनिन बढ़ा है। तो उनका क्रिएटिनिन बढ़ा है तो डॉक्टर ने बोला है कि आपका किडनी खराब देखना ध्यान रखना किडनी खराब हो रही है, फिर आपको हो सकता है 4-5-6 क्रिएटिनिन के बाद आपको डायलिसिस करना पड़ेगा। ऐसे एक व्यक्ति हमारे पास आई थी जिनका क्रिएटिनिन हो गया था 6 साढ़े 6, हालाँकि उनको कोई सिम्पटम नहीं था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, यूरिन आउटपुट नॉर्मल था, सब कुछ था। तो बावजूद भी उनका डॉक्टर ने कहा कि इनको डायलिसिस करना पड़ेगा। वो भाग्य से हमारे कॉन्टैक्ट में आ गए। हमने उनको मना कर दिया कि भई कोई ज़रूरत नहीं है डायलिसिस की, तो उनको कुछ जो भी हम अभी ट्रीटमेंट के हम जब आएँगे उसके ऊपर हमने बताएँगे आपको। उस तरह से हमने पेशेंट को करने के लिए कहा और पेशेंट्स का उसमें काफ़ी मतलब उनको रिलीफ़ मिला। क्रिएटिनिन भी स्वाभाविक है धीरे-धीरे कम हुआ और उनका डायलिसिस से उनका बचाव हो गया। ऐसे कई अदर कंडीशंस के बारे में भी डॉक्टर्स मैं तो कहूँ चलो दर्शक जो है, जो पेशेंट्स जो है उनको तो इतना उस बारे में इतना नॉलेज नहीं होता। पर मैं डॉक्टर्स को भी मतलब अगर मैं तो कहूँ समझना चाहिए इस बात को कि केवल क्रिएटिनिन बढ़ने से केवल किडनी फेलियर डिक्लेयर कर देना और उनको तुरंत डायलिसिस से उतारना, बल्कि डायलिसिस शुरू होने के बाद सचमुच उनकी किडनी खराब हो जाती है। सच्ची किडनी खराब होना तो तब होता है जो ज़्यादा वो डायलिसिस पे चढ़ जाता है, बल्कि ऐसे कई कंडीशंस होते हैं हम बच सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्रिएटिनिन किडनी फेलियर नहीं बढ़ता, बढ़ता है, वो भी एक कंडीशन है कि किडनी खराब होने के बाद क्रिएटिनिन बढ़ता है। पर ऐसी और भी कंडीशंस होती है जिसमें क्रिएटिनिन बढ़ता है और उस बढ़े हुए क्रिएटिनिन में लोग कैच हो जाते हैं और वो डायलिसिस करते हैं, जो कि उनके लिए बहुत घातक बाद में साबित होता है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा समझने के लिए कि इस बात को तुरंत डॉक्टर्स के कहने पर या तो आप डायलिसिस ना करें। अभी हम जो सॉल्यूशन देंगे, आखिरी में जो सॉल्यूशन देंगे, वो सॉल्यूशन आप ज़रूर करना, बहुत सरल सॉल्यूशन है। किडनी के लिए कोई दवा नहीं होती, दवा से किडनी ठीक होना बहुत मुश्किल होता है, बल्कि
एलोपैथिक दवा से तो किडनी और खराब होती, ये सिद्ध हुआ है। तो मैं और आपको बताऊंगा कि किस तरह से होता है किडनी का, और किस तरह से हम उसको ठीक कर सकते हैं। हाँ जी। जी, तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन डॉक्टर साहब आपने क्लियर किया है कि अगर क्रिएटिनिन बढ़ गया है बॉडी में तो इसका मतलब ये नहीं है कि किडनी फेलियर है। किडनी फेलियर के और भी बहुत रीजंस होते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि ये किडनी फेलियर इतना आम क्यों हो गया है? ऐसा क्या हो गया है ह्यूमन बॉडी में चेंजेस कि लोगों की बहुत ही हमें कॉमन सुनने में मिलता है कि किडनी फेलियर है, आप डायलिसिस पे डाल दीजिए। तो इस पे हम क्लैरिटी आपसे चाहते हैं, किडनी फेलियर क्या है और क्या ऐसा हो जाता है बॉडी में कि डायलिसिस पे डालना पड़ता है और डायलिसिस के इफेक्ट क्या होते हैं? और लॉन्ग, क्योंकि बिल्कुल हमने देखा है कि लॉन्ग रन में जो भी डायलिसिस पे होता है उसकी लाइफ बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं रह पाती है, उसके बाद भी डॉक्टर उनको डायलिसिस के लिए रेकमेंड करते हैं। तो आप प्लीज हमें क्लियर कीजिए कि कैसे हम डायलिसिस बिल्कुल ना हो ऐसे हम बच सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस आज ये कोर पॉइंट है हमारे आज के सेशन का, कि हमें कैसे बचाव होना है इससे। देखो कैसा है ना, मैं आपके फिर थोड़ा किडनी के बारे में ले जाता हूँ। देखो हमारी किडनी में एक एकदम माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं, छोटे एकदम ट्यूब्यूल्स, जिसको नेफ्रॉन्स बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, जिसके द्वारा वो फिल्ट्रेशन होता है। किडनी ऑल द किडनी इज कंपोज्ड विद नेफ्रॉन्स, और उसमें से फिर एक जो मूत्र वाहिनी होती है, और वो फिर फिल्टर जो किया हुआ मूत्र फिर उससे नीचे जाएगा ब्लैडर में, ब्लैडर से फिर वो बाहर एक्सट्रैक्ट हो जाता है। ये नेचुरल प्रोसेस होती है। किडनी नेफ्रॉन से भरी हुई है। नेफ्रॉन्स मतलब क्या, एक ऐसा जो जिसमें से उसमें ऐसा एक स्ट्रक्चर है कि जिसमें से ब्लड आएगा, ब्लड एक तरह से एंट्री करेगा, दूसरी तरह से बाहर निकलेगा। जो एंट्री करेगा तो वहां से पूरे जो दूषित द्रव्य खींच लेंगे नेफ्रॉन्स, और उसको फिर फिल्टर करके उसको फिर दूसरे नली से बाहर मतलब बॉडी में छोड़ देंगे। इस तरह से प्रोसेस अंदर होती है। ऐसा एक यूनिट होता है कि जिसमें से ब्लड पसार होकर उसमें से सारा खून फिल्टर होना, मतलब उस वाटर फिल्टर होता है जो दूषित होता है, और वो खराब द्रव्य बाहर आ जाता है, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह, सो ऐसा। तो ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं, ये नेफ्रॉन्स को भी स्वाभाविक देखा, हर कोई ऑर्गन्स के लिए प्रॉपर फंक्शन करने के लिए एक प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। ये जो न्यूट्रिशन होता है, ये जब कहीं कहीं हैम्पर्ड हो जाता है उनको ना मिलने से, ये फंक्शनल फिर डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है। फिर ये न्यूट्रिशन मतलब ये केवल फिजिकल, जैसे हमने फूड की तरह भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, स्ट्रेस स्ट्रेन भी हो सकता है। उसके लिए काफ़ी कारण है। पर आजकल के जो ज़माने में जे मेडिकल पे जो अपना जो हम ज़रा-ज़रा चीज़ से जो दवाई खाने की जो हमारी आदत होती है, ये आजकल का बहुत बड़ा कारण बन चुका है किडनी फेलियर का। इसको बोलते हैं ड्रग इंड्यूस्ड किडनी फेलियर, ड्रग इंड्यूस्ड। मतलब ये जो बीमारी हो गई, जो जो दवाओं का इतना शरीर पे असर हो जाता है कि जिसमें वो इतना न्यूट्रिशनल डिस्टर्बेंस हमारी बॉडी में हो जाता है, केमिकल रिएक्शन में इतनी डिस्टर्बेंस आ जाती है। ये नेफ्रॉन्स में जो पूरा तरह से जब न्यूट्रिशन नहीं पहुँचता तो इनका फ़िल्ट्रेशन कैपेसिटी खत्म होने लग जाती है। और धीरे-धीरे जो नेफ्रॉन्स होते हैं, किडनी का जो मेन यूनिट होता है, वो धीरे-धीरे सिकुड़ता जाता है, और वो फिर किडनी फ़िल्ट्रेशन कम करना कर देती है। हालाँकि प्रकृति ने हमारे अंदर ऐसे नेफ्रॉन्स बहुत सारे भरे, फिर इनको हम चेतना देके हम उनको फिर से जीवित कर सकते हैं। पर वो कभी भी डायलिसिस से बोलो या कोई मेडिसिन से ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मुझे तो बहुत बड़ा कभी-कभी इतना आश्चर्य लगता है कि जो जिन लोगों की सचमुच किडनी खराब हुई होती है, बावजूद भी डॉक्टर्स उनको बहुत सारी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं, बहुत सारी। तो बल्कि वो जो दवाइयाँ होती है, वो अगर शरीर में जाए तो किडनी कभी ठीक होना संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। इसलिए प्राय मैंने देखा है जिनका किडनी फेलियर होती है तो डायलिसिस चढ़ते, डॉक्टर तुरंत उनको ऑप्शन देते थे पेशेंट्स को भी, आप उनका रिप्लेसमेंट के लिए तैयारी करो। किडनी रिप्लेसमेंट के लिए तैयारी करो। रिप्लेस मतलब कोई इसको डोनर को आप ढूँढो। कोई डोनर आपको किडनी दे तो आपका हम आपको किडनी रिप्लेस कर दें। डॉक्टर ज़्यादातर सभी लोग अभी यही करने लग गए, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि हमने ऐसे कई पेशेंट्स देखे हैं जिन्होंने किडनी रिप्लेस की है, और उनकी किडनी फिर से 6 महीने के अंदर फिर से वो रिप्लेस की हुई किडनी खराब हुई और फिर से उनको डायलिसिस शुरू हुआ है। हालाँकि इसमें तो सब कुछ बहुत ज़्यादा हानि होती है। इसमें सारा घर डिस्टर्ब हो जाता है, फाइनेंशियल बहुत सारा लॉस होता है, बावजूद भी पेशेंट में जी। कितना लाभ होगा उसका कोई गारंटी नहीं। जी, तो डॉक्टर साहब हम आपसे ये जानना चाहते हैं, तो अगर जैसे आजकल के डॉक्टर्स तो यही रिकमेंड करते हो कि आपकी किडनी में क्रिएटिनिन बढ़ गया है तो किडनी फेलियर है तो आप डायलिसिस कराइए या फिर आप किडनी रिप्लेस करवाइए। तो आप हमें बताइए कि हम क्या सावधानी बरतें
पहले तो हमारी किडनी स्वस्थ रहे, और दूसरा अगर कोई हमें डायलिसिस या फिर रिप्लेसमेंट के लिए बोलता है या डोनर ऑर्गन रिप्लेसमेंट के लिए बोलता है, तो हमें क्या रेमेडीज लेनी चाहिए ताकि हमारी किडनी स्वाभाविक ही नेचुरल तरीके से स्वस्थ हो जाए, और हमें ये जो बिल्कुल, इतनी मेजर सर्जरीज हैं इनके लिए हमें जाना ही ना पड़े। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो जो आपने पूछा है तो सॉल्यूशन का पार्ट आएगा। बस अभी मैं सॉल्यूशन में जाऊँगा तो जी। आपको सब उसमें समझ समझ में आ जाए। देखो किडनी ये बहुत सिंपल पैथोलॉजी है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ये बहुत सिंपल है कि भाई हमें न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी हुई है, या तो हमने ड्रग बहुत खाए हैं, या तो हमको वायरल इन्फेक्शन हुआ है, या स्ट्रेस स्ट्रेन हुआ है। ये सारा चीज़ होता है ये कोई भी ऑर्गन को डैमेज होने के लिए। मैंने अभी बताया कि न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी हो सकती है, या ड्रग इंड्यूस्ड किडनी फेलियर ज़्यादातर आजकल जो हो रहा है वो हो रहा है। देखो मैंने कई पेशेंट्स को देखा है कि जो पेशेंट्स ज़्यादातर आजकल देखो कॉमनली गए 50 साल से ये हो रहा है कि किसी को ज़रा-सा भी थोड़ी-सी ब्लड में अगर शुगर लेवल दिखाई दे दे तुरंत ड्रग्स प्रिस्क्राइब कर देते, दवा प्रिस्क्राइब कर देते हैं। और कब तक खाने के लिए बोलते हैं? जीवन पर्यंत, लाइफ टाइम। अगर किसी का अगर थोड़ा बहुत भी अगर प्रेशर बढ़ा है, तो प्रेशर बढ़ा है, डॉक्टर चेक करता है, तुरंत प्रिस्क्राइब कर देते हैं ड्रग्स, दवाइयाँ। और कब तक खानी है? बोलते हैं जीवन पर्यंत। थोड़ा कोलेस्ट्रॉल अगर इधर-उधर है, तुरंत दवाइयाँ जीवन पर्यंत। अगर भाई थायराइड है, थोड़ा कब तक, तो मतलब जो कुछ भी अब ये डॉक्टर्स ज़रा-ज़रा बीमारी के लिए कोई भी दवा प्रिस्क्राइब करते हैं और वो जीवन पर्यंत तक खाने के लिए बोलते हैं, मरते दम तक खाने के लिए बोलते हैं। मैंने ऐसे कई पेशेंट्स देखा है, उनका 15 साल के इंटेक के बाद 15 या 18 या 20 साल तक वो जब दवाइयाँ खाते हैं ये सब ऐसा, उनका ज़्यादातर देखा है कि उनकी किडनी पर फिर खराब असर होना शुरू हो जाता है। कई पेशेंट्स का हमने देखा है, और इसीलिए 50 साल पहले इतने डायलिसिस सेंटर्स नहीं हुआ करते थे हमारे शहरों में। आजकल डायलिसिस सेंटर इतने सारे खुले हैं, बावजूद भी डायलिसिस सेंटर में उतना वो हुआ है कि उसमें वहाँ पर नंबर्स लगते हैं, वहाँ पर तुम्हारे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, इतना वो आजकल डायलिसिस सेंटर खुले हैं। हालाँकि मतलब ये हम समाज के स्वास्थ्यता में कितनी हानि हो रही है, इस पर से हमें समझ में आ रहा है कि कहाँ जा रहा है हमारा ये समाज। कहाँ कितनी किडनी फेलियर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ये तात्पर्य है कि मतलब इसका हमें समझना चाहिए कि ये जो ड्रग्स होते हैं, ये जो दवाइयाँ होती हैं, ये हमारे कितना हानि करती हैं। और ऊपर से हमने और दवाइयाँ खा के हुए हम किडनी ठीक करना चाहते हैं, संभव ही नहीं है। और डायलिसिस शुरू होने के बाद तो फिर नए नेफ्रॉन्स जीवित होना तो और भी संभव नहीं है। तो बस एक यही समझे, दर्शकों को मैं फिर समराइज़ कर देता हूँ कि किडनी एक फ़िल्टर प्लांट है। छोटे जो उसमें जो उसका यूनिट है वो काम करना बंद कर देता है। किसी कारण हो सकता है कि दवाओं के साइड इफ़ेक्ट हो सकता है कि हमारा न्यूट्रिशनल डिफ़िशियंसी हो, वहाँ पर वो प्रॉपर ना पहुँचने के कारण वो है, स्ट्रेस स्ट्रेन हो, ठीक है ना? तो या वायरल इन्फेक्शन हो। तो ये जो चीज़ होते हैं इसके कारण हमारे नेफ्रॉन्स जो है हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका कार्य क्षमता कम हो जाती है, और हमारे शरीर में फ़िल्ट्रेशन कम हो जाता है। ध्यान रखना हमें, अगर केवल हमारा क्रिएटिनिन अगर बढ़ा है, समझ लो अगर मेरा क्रिएटिनिन 4 या 5 हुआ है, और मैं कहीं दूसरी बीमारी से उठा हूँ या जो भी कुछ हुआ, और 4 और 5 क्रिएटिन हुआ है, डॉक्टर तो तुरंत आपको कह देंगे कि भई, मुझे तो कह देंगे कि भई आपका किडनी ध्यान रखना, आपका किडनी भी खराबी है, 6-7 के ऊपर जाएगा तो आपका डायलिसिस शुरू हो जाएगा। पर मुझे ये देखना है कि मुझे किडनी खराब सचमुच अगर होने के बाद लक्षण क्या आते हैं ये समझना ज़रूरी है। केवल डॉक्टर ने कह दिया क्रिएटिन बढ़ गया, हमें किडनी खराब हो गई, ऐसा नहीं मानना चाहिए। किडनी जभी भी अगर इन्वॉल्व होती है, किडनी अब जभी भी खराब होने लगती है, सबसे पहले हमारा रिटेंशन ऑफ द वाटर होता है, हमारे हमारे पैरों में सूजन आने शुरू हो जाती है। ये जो सूजन आती है, ये सूजन जब होती है तो ये सबसे बड़ा लक्षण होता है कि हमारे किडनी वहाँ इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। उसके बाद शरीर हम सवेरे उठते हैं तो भी हमारा थोड़ा पफीनेस शरीर पर थोड़ा-सा दिखता है, चेहरे पर थोड़ा पफीनेस देना शुरू हो जाता है, आँखों के नीचे थोड़ा स्वेलिंग शुरू हो जाता है। साथ-साथ हमारी धड़कन थोड़ी बढ़ने लग जाती है, पाल्पिटेशन हमें होने लग जाता है, थोड़ी-थोड़ी चीज़ से हमें थकान होने लग जाती है। जैसे ये लक्षण जब आते हैं, और साथ-साथ अगर सचमुच अगर आप प्रेशर चेक करोगे तो जो इतना नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा ही प्रेशर होते हैं, भले उसका लक्षण ना हो, फिर भी अगर वो सतत जब हाई लेवल पर अगर प्रेशर रहने लग जाता है, तो ये जो लक्षण होते हैं, ये होते हैं तुम्हारे किडनी फेलियर के। और किडनी जो एक ऐसा ऑर्गन है कि जो हमारे प्रेशर को मेंटेन करता है। ऐसे तो कई सभी ऑर्गन्स करते हैं, पर सभी ऑर्गन्स का एक यूनानिमस केमिकल रिएक्शंस हमारे होते हैं, केमिकल्स जो हमें प्रेशर को मेंटेन करते हैं, पर एक किडनी भी एक होता है, रेनिन नाम का हार्मोन होता है,
जो रेनिन नाम का हार्मोन किडनी सिक्रेट करती है, जो प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करती है। अलग अलग ऑर्गन अलग अलग हार्मोन्स ये करते हैं हमें प्रेशर के लिए। तो किडनी के लिए एक ये लक्षण होता है किडनी खराबी में कि प्रेशर लगभग रेज्ड होता है, सतत वो बढ़ा हुआ मिलता है। स्वेलिंग होता है, पैरों में स्वेलिंग होता है, चेहरे पे पफिनेस होती है, थकान होना शुरू हो जाता है, उसका ब्लड अपना एनीमिक होना शुरू हो जाता है, उसका ब्लड की लेवल अपने हीमोग्लोबिन लेवल घटने लग जाती है। स्वाभाविक है, उनकी भूख कम हो जाती है। तो ये सब सारे जब यूनानी में सारे सिम्टम्स आते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारी किडनी इन्वॉल्वमेंट है। हमने ऐसे कई पेशेंट्स देखे केवल क्रिएटिनिन बढ़ा है पर बाकी सारे सिम्टम्स उनके नील हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आपका किडनी खराब हो रहा है और होने लग गया तो आपको डायलिसिस करना पड़ेगा। तो ये जो चीज होती है ध्यानपूर्वक समझना, तुरंत डायलिसिस पे मत उतरना। ये अगर लक्षण हो तो ही कुछ बात कर सकते हैं, बाकी अगर मैं अभी सॉल्यूशन दूंगा तो आपको उस तरह से अगर करोगे तो आपका क्रेटिनिन कम हो जाएगा। और बाकी भी लेवल होती है, ज्यादातर पोटेशियम सोडियम देखना होता है, यूरिक एसिड देखना होता है। ऐसे बहुत सारी चीजें अगर प्रिकर्स हमारे सारे इलेक्ट्रोलाइट्स अगर जब बैलेंस्ड हो जाते हैं तो हमारा किडनी समझ लेना एकदम बैलेंस्ड है। हाँ, रही बात शरीर की, शरीर में अगर कोई सिम्टम्स होते हैं तो भी धीरे 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 मैनेज हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप एक बार बिल्कुल किडनी फेलियर के सॉल्यूशन आप हमें बता दीजिए, उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे किडनी के और रोगों के बारे में चर्चा करें। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखना, अगर जिनका क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, साथ साथ पोटेशियम भी अगर बढ़ा हुआ है, उनके शरीर में सूजन है, अरे हम एक कुल मिला के हम ये समझे कि उनका सचमुच किडनी खराब है, तो उन्होंने क्या करना है। और बाकी लोगों ने भी जिनको कोई सिम्टम्स नहीं, जिनका यूरिन आउटपुट भी बराबर है, किडनी जब इन्वॉल्वमेंट है तो उनको यूरिन भी आउटपुट कम होने लग जाता है, उनका यूरिन भी कम होने लग जाता है, जितना उनको पानी इंटेक होता है वाटर उतना निकलता नहीं है, उनका एक्सट्रैक्शन उतना नहीं होता। तो वो हमें वो भी एक समझ में आ जाता है। तो ऐसे लोग क्या करें जिनको सचमुच किडनी इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। देखो एक तो एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू की ट्रीटमेंट एक, और एक हम जो आजकल देते हैं। देखो हम जो मैं पर्सनली किसी के साथ जुड़ा हूँ, पर्सनली मैं जो हमारे डॉक्टरों की टीम है, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी और हमारे जो टीम है नाइस एक्सपर्ट्स वाइस एक्सपर्ट्स, उसमें हम भी हैं और उनके साथ हम काम कर रहे हैं। उनके भी काफ़ी हॉस्पिटल्स ऐसे खुल चुके हैं भारत में कि जहाँ पर वो किडनी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कई लोगों का जीवन बचा रहे हैं। ना डायलिसिस करते हुए, ना ट्रांसप्लांट उनको करते हुए, उनको उस मतलब उनको उससे बचाते हुए उनको कई लोगों को राहत मिल रही है। तो उसी तरह से हम भी कर रहे हैं, बस उनका वो अपने हॉस्पिटल्स में एडमिट करके कर रहे हैं, पर हम पेशेंट्स को अपने घर पे कहने के लिए करने के लिए बोलते हैं। तो स्वाभाविक है, मॉनिटरिंग तो हम करते हैं उनको, और उनको टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं, जैसे फिर हमारे पास वो आते भी है और हम उस तरह से करते हैं। अभी मॉनिटरिंग में जैसे आपको मैं अभी जाहिर में आपको एक मतलब एक प्रोग्राम में कह रहा हूँ, तो स्वाभाविक है आपको तो कर सकते हो। फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगा, अगर सचमुच किसी की किडनी खराब हो और कोई सुन रहा हो हमारी बात, तो वो ये जो प्रयोग अभी मैं कहने जा रहा हूँ ज़रूर करें। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमको भी आप मिले, या हमारे जैसे और भी जो हिम्स में या नाइस एक्सपर्ट्स हैं हमारे ग्रुप में, अगर कोई आपके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उनसे मिले, तो ये आपको बता सकते हैं। अभी जैसे सॉल्यूशन क्या है? देखो, एक होता है जैसे हमारे शरीर में 2 किडनी होती है, राइट और लेफ्ट। पर भगवान ने हमारे शरीर में एक और किडनी के स्वरूप में एक और चीज़ दी है, जो हमारी थर्ड किडनी कह सकते हैं। वो थर्ड किडनी क्या हो सकती है? जो हमारे सबके शरीर में है, वो है हमारे रोमकूप, वो हमारे हैं। ये जो रोमकूप होते हैं जिसमें से हमारे स्वेट्स बाहर आता है, स्वेट जो हम थकते हैं तो हमारे जो शरीर में से जो पसीना निकलता है, वो होता है हमारी थर्ड किडनी। जैसे यूरिन का जो केमिकल कॉम्पोजिशन, जो केमिकल होते हैं, उसी तरह का अगर आप स्वेट्स जो हमारा स्वेट होता है उसको अगर चेक करोगे तो वही लगभग एक जैसा ही होता है। यूरिन और स्वेट एक जैसा ही होता है। तो इस मतलब क्या है कि वो भी हमारे जो रोमकूप है वो भी हमारे शरीर की दूषित जो चीज होती है वो बाहर फेंकने का काम करता है। तो ये हमारे शरीर की थर्ड किडनी कहलाती है। तो ये जो है इसको हमें स्टिमुलेट करना है। ये स्टिमुलेट कैसे कर सकते हैं? देखो, मैं किडनी फेलियर वाले को ज़रूर कहूँगा, ये क्या करे, एक ट्रीटमेंट होती है उसको बोलते हैं हॉट वाटर इमर्शन। हॉट वाटर इमर्शन, एक टब होता है, बाथ टब, उसमें उन्होंने एक टेम्परेचर सेट किया है 40 डिग्री। 40 डिग्री टेम्परेचर आपको सेट करना है। समझ लो आप घर पे करते हो तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड आप पानी हो, ऐसा आपके पास अगर टब हो तो उस टब में गले तक पानी में बैठ जाओ, लेट जाओ 40 डिग्री सेंटीग्रेड पानी में। अगर जिसकी किडनी खराब है
जो डायलिसिस पर है अभी उनके लिए देखो, अभी मैं स्टेप वाइज बताता हूँ हर एक स्टेप पे कैसा करना है। वो जिसकी किडनी खराब है और जो डायलिसिस करते हैं, क्योंकि मैंने खुद हैंडल कर रहा हूँ पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट्स को जिनको सप्ताह में 3-3 बार डायलिसिस करना पड़ता है। ऐसे लोगों को हम क्या करते हैं कि दिन में 4 घंटे, ध्यान रखना, दिन में 4 घंटे उनको गले तक पानी में लेटना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पानी में, 40 डिग्री। पर वो अगर एक एक साथ नहीं कर सकते 4 घंटा, क्योंकि बहुत 1 घंटे के बाद अगर आप पानी में थोड़ा ब्रेथलेसनेस होता है, थोड़ा सा ऐसा उनको सांस लेने में थोड़ी तकलीफ ज्यादा होने लगती है, थोड़ा सा अलग, क्योंकि स्वाभाविक है, खूब पसीना निकलता है शरीर से, पसीना निकलने से थोड़ा सा स्वाभाविक वीकनेस भी लगती है। तो ऐसे लोग एकदम से 4 घंटा ना करे तो सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, ऐसा डिवाइड कर सकते हैं आप अपना समय। तो इस तरह से आपको पानी में लेटना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पानी में गले तक लेटना है। तो ये आपका ऑटो डायलिसिस शुरू कर देगा पानी में। ये पानी का प्रेशर आपको, जिनको डायलिसिस 3 बार चल रहा है उनको 4 घंटा, अगर उनको जिसको डायलिसिस सप्ताह में 1 बार चल रहा है तो उनको 3 घंटा, और जिनको डायलिसिस अभी नहीं शुरू हुआ है, अभी उनका केवल क्रिएटिनिन बढ़ा है और थोड़ी सूजन है या उनको सिम्टम्स आने लग गए हैं, तो उनको कम से कम 2 से ढाई घंटा पानी में बैठना ही है। अगर ऐसा बैठेंगे, अब मैं बोल रहा हूँ ना कि आप एक साथ ना बैठे तो समय आप डिवाइड कर सकते हो, 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम को, जो डायलिसिस ज्यादा है उनको फिर 3 घंटे वाले अगर ये करना है तो 1.5-1.5 घंटा, और 2 घंटा या ढाई घंटा करना है तो एक एक 1.5-1.5 घंटा सुबह शाम। इस तरह से आप मैनेज कर लेना है आपको समय, सुबह शाम कर सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। लगे तो थोड़ा सा अगर आपको यूरिन के लिए बाहर जाना तो जाके फिर से आप पानी में जा सकते हो बाहर निकल के, इस तरह से भी आपको प्रावधान सुविधा ले सकते हो आप। तो ये एक आप सबसे बड़ी ट्रीटमेंट आपको यह है कि हॉट वाटर इमर्शन, HWI, ये आपको करना है, गले तक पानी में आपको लेटना है। तो बोलिए। जिस तरह से आपने बताया हमारे दर्शकों को कि एक ऑटो डायलिसिस का मैकेनिज्म आपने बताया है वाटर इमर्जन के बारे में, कि किस तरह से आप 40 डिग्री वाटर गर्म करके गले तक उसमें लेट सकते हैं, जिससे वाटर के प्रेशर से ही डायलिसिस स्टार्ट हो जाता है। तो अगर किसी के सिम्टम्स जब स्टार्ट हुए हैं तो क्या वो भी ये प्रयोग कर सकता है, या ये सिर्फ वही प्रयोग कर सकते हैं जिनका डायलिसिस प्रॉपर में चल रहा है? नहीं, मैं बता ना आपको कि हमारे टाइम टाइम तो यही तो बताया मैंने कि जिनको डायलिसिस चल रहा है उनको समय ज्यादा बैठना है, 4 आवर्स इन अ डे। जी। जिनको सप्ताह में एक या 2 बार चल रहा है उनको 3 या 3, 3.5 घंटे बैठना है, 3 घंटे। और जिनका अभी डायलिसिस नहीं शुरू और हुआ जिन है और डॉक्टर रेकमेंड कर रहा है जी, कि भाई डायलिसिस करना पड़ेगा, तो उनको 2 घंटा या ढाई घंटा बैठना है। हम्म, जी, हाँ तो जी। ऐसा सुना है हमने कि डायलिसिस करने के लिए बॉडी में एक मशीन इंसर्ट करते हैं, क्या ये सही है? हाँ हाँ, वो ऐसा एक तो फिस्टुला होता है जिसमें से दो दो होते हैं, जो उसमें से एक एक जरा से खून जाएगा, दूसरे फिस्टुला से खून एक अंदर अंदर से बाहर जाएगा, बाहर से वो मशीन से फिल्टर होके फिर शरीर में जाएगा। इसलिए वो फिस्टुला बिठाया होता है, हमारे हाथ में होता है, गले में होता है, जहां पर उनको होता है वो। पर जिनको अगर मानो गले में और हाथ में जी, होता है तो हाथ थोड़ा बाहर निकाल के बैठे पानी में, थोड़ा जहां पर लगा हो, जी, टेम्पररी। तो मैं तो, पर ये अगर मैंने हमने तो कई पेशेंट को देखा है, अगर ये प्रॉपरली करे तो उनका 1 या 2 या 3 महीने के अंदर अंदर डायलिसिस बंद हो सकता है। और मैं तो कहूँ जो पेशेंट्स अगर डेली, अगर सप्ताह में 3 बार डायलिसिस कर रहे हैं तो अपना क्रिएटिनिन भी चेक करें। क्रिएटिनिन भी आपको चेक कर सकते हो सप्ताह में एक आध बार। अगर क्रिएटिनिन ऐसा लग रहा है आपको कि थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है तो एक आध बार डायलिसिस करने चले भी जाओ तो भी प्रॉब्लम नहीं है, जा सकते हो आप मेंटेन करने के लिए। अगर आप हॉट वाटर इमर्शन कर रहे हो और आपका क्रिएटिनिन 10-11 था, फिर 7-8 हो रहा है, फिर 6-7 हो रहा है, तो होने दो, फिर डायलिसिस करने की जरूरत नहीं है। पर आपको लग रहा है कि भाई 5-6-7 हमारा होता था क्रिएटिनिन और 10 तक जा रहा है, तो एक आध बार आप डायलिसिस कर लेके जा भी चले भी जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेंटेन करने के लिए। पर ज्यादातर मैंने पेशेंट्स को देखा है, अगर वो जो प्रॉपरली अगर ये करते हैं तो उनका वो क्रिएटिनिन स्वाभाविक है, हम रिपोर्ट करने के लिए मना नहीं करते, क्योंकि रिपोर्ट से हमें पता चलना है हमारे शरीर में क्या घटित हो रहा है। तो ये आप कर सकते हो, और शरीर में भी हमें पता चल जाता है कि मुझे कैसा फीलिंग हो रहा है, मेरी स्वेलिंग कैसी, मेरे सूजन कम हो रही है, मेरे शरीर में मेरा प्रेशर मेंटेन होता जा रहा है, मुझे भूख बढ़ने लग जा रही है, अब मेरा जो पल्पिटेशन था या दूसरे और जो कमजोरी थी वो हटने लग जाए, मेरा खून बढ़ने लग गया है, ये सारे उसके एसोसिएटेड सिम्टम्स जो होते हैं ये ठीक होने लग जाते हैं। तो इसी वजह से हमें अंदाजा आ जाता है कि हम ठीक की तरफ हो रहे हैं, जा रहे हैं। तो इस तरह से मेंटेन करना है। और इस तरह से आप मतलब जो डायलिसिस कर रहे हैं उनको ज्यादा देर पानी में लेटना है, जिनका डायलिसिस नहीं उनको कम समय पानी में लेटना है, इस तरह से करना होता है। ये एक ट्रीटमेंट है। जी, तो ये हाँ जी। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई, और ये शायद
दर्शकों ने पहली बार सुनी हो, क्योंकि मैंने तो पहली बार सुनी है। धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों को बता दूं कि किडनी के रोगों पे चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी। जी, आज हमारा ये पहला भाग था और अगले भाग में भी हम विस्तार से इन रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और जुड़िए हमारे अगले एपिसोड में भी। आज के लिए बस इतना ही। मेरी और पूरी मंगलमय टीम की तरफ से आप सभी को नमस्कार।